बच्चों बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही थी। बोर्ड की प्रिपरेशन में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल फास्ट ट्रैक में ये स्टार्ट करना था और फास्ट ट्रैक में से कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमने पोस्ट कर दिया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और अब आज का पोर्शन जो है वो सेकेंड पोर्शन है। मैं विनीता तिवारी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाने के लिए आ गई हूँ बच्चों। सो बच्चों सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल पोर्शन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम हम लोग के पास अभी कम है। तो फॉर्मूले समझते चलेंगे और इस पे न्यूमेरिकल कैसे करना है वो अप्लाई करते चलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले पे या थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस पे, जिससे बहुत ही इजीली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो साथ में नोट करते चलिएगा, एक एक फॉर्मूले और उसका कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करते चलिएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आपके पास आ गए हैं। तो बच्चों पहला पोर्शन, सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पोर्शन जो है बच्चों वो है कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस एंड कंडक्टर्स, राइट। ये पोर्शन स्टार्ट करना है आपको। इसमें कंडक्टेंस से रिलेटेड सारे पोर्शन आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आपको क्या नोट करना है, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स होता है। कंडक्टर्स में मेटालिक कंडक्टर्स हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो, ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू, कंडक्टेंस को आप C से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगी बच्चों रेजिस्टेंस की, ओम होती है, और यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, राइट। और क्या लिख सकते हो आप इसको, मो लिख सकते हो। और बच्चों इसकी यूनिट क्या हो सकती है, साइमन, ठीक है। इसमें से कोई भी यूनिट ले सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला इस पोर्शन का कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। सेकेंड पोर्शन इसमें आप क्या देखोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या देखना है आपको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और आप क्या कहते हो, कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, राइट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। कप्पा के आप दिखा सकते हो बट रिप्रेजेंट आपको कप्पा से करना है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, पहले आप समझो। R जो होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, जैसे रो कहते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हो। ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो रो यहां पर क्या है, ये होता है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आप इसे रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पे अभी हमें क्या देखना था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखना था, जिसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है इसका रेसिप्रोकल अगर कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज 1/ρ, राइट। 1/ρ की वैल्यू आप यहां से उठा सकते हो। देखो अगर रो लेते हो तो R इंटू ए हो जाएगा, बाई एल हो जाएगा। 1/ρ करते हो तो इसको इनवर्स कर दोगे, तो यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R लिख सकते हो इंटू L/A, राइट। 1/ρ की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक
कंडक्टेंस। फिर से समझ लो ध्यान से, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था, राइट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको देखना है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको किससे मिलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मिलेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आप रेजिस्टेंस से इसको सॉल्व करोगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको क्या मिलता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसी रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देखो 1/r की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स थी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रख सकते हो, लेंथ की सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या रख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ओम इनवर्स मिलेगा, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर यहाँ कैंसिल कर लो, सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगा, राइट। तो ये बच्चों हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब आगे इसमें चेक करते हैं आगे कौन से फॉर्मूले आने वाले, इन फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल है और आगे के फॉर्मूले जो आ रहे हैं उस पे भी न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। ये जल्दी से नोट कर लो, तो आगे के फॉर्मूले चेक करते हैं, राइट। सो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला चेक करते हैं। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा ई क्यू, इसे लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा ई क्यू, ई की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से समझो। कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयंस मिलेंगे, आयंस जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टेंस को का मेजरमेंट एक करेंगे किसी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स बच्चों मोलारिटी, नॉर्मेलिटी ये होती थी, ठीक है। मोल के टर्म में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लेते थे तो वो मोलारिटी होती थी, और ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लेते थे तो वो नॉर्मेलिटी होती थी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपको किस टर्म में ले रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंडक्टेंस होगा। लाइक यहाँ देखो सपोज NaCl लिया हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक। इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है आपको, क्या लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, इसमें जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अमाउंट कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा। देखो बच्चों अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले चाहिए और न्यूमेरिकल फटाफट करना है और एग्जाम हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से फॉर्मूले नोट करते चलो और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, यहाँ नॉर्मेलिटी क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी जो है वो हम मेजर कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो इसकी, देखो कप्पा की यूनिट हम लोगों ने देखी थी, क्या थी, ओम इनवर्स, साइमन भी ले सकते थे, मो भी ले सकते थे, ठीक है। अपॉन यहाँ पे आपको क्या रखना है, ओम इनवर्स था एंड सेंटीमीटर इनवर्स था, ठीक है। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर आप कैंसिल कर लो एक, ठीक है। तो बचेगा आपके पास क्या, यूनिट इसकी बचेगी ये, एंड ग्राम इक्विवेलेंट को आप ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हो या सिर्फ इक्विवेलेंट भी ले सकते हो, यूनिट में इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, तो ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट से भी आप पहचान सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चों फुली फॉर्मूला समझ में आया होगा आपको, यहाँ कप्पा लेना है, कप्पा हमने बता दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू कैसे रखोगे आप, गिवन होगा या नहीं गिवन होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन होगा, या जैसे भी वैल्यू गिवन होगी आपको, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया या रेजिस्टेंस, उससे ये रख लोगे। नॉर्मेलिटी आपको गिवन होगा वो रख लोगे, ठीक है, फिर ये सॉल्व कर लोगे। जैसे ग्राम ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वैसे ही होता है मोलर कंडक्टेंस। डिफरेंस क्या होता है बच्चों,
तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप क्या, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट का कुछ अमाउंट लिया था किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में, ठीक है। तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट लेना है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस में 1 ग्राम मोल, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लोगे आप, लाइक 1 ग्राम मोल NaCl लिया, और इसमें जितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो कही जाती है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स आपको लेनी है मोल्स पर लीटर में, तो मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कौन सी होती है, मोलारिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या होने जा रहा है, देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन क्या कर लेना है आपको, मोलारिटी, राइट। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट चेक करो। यूनिट में कप्पा की यूनिट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, वाई यूनिट होगी कप्पा की, तो ये ओम इनवर्स हो गया, एन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की यूनिट थी, सॉरी। एंड मोलारिटी की क्या यूनिट होती है, मोलारिटी की यूनिट होती है मोल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर ये कैंसिल कर लो तो आपके पास बचा ओम इनवर्स, मोल इनवर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, राइट। तो ये दो फॉर्मूले आपको इसमें और मिल गए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अभी इनमें रिलेशन देखेंगे कि अगर दोनों किसी एक क्वेश्चन में दोनों पूछ रहे हो तो आपको पूरा पूरा सॉल्व ना करना पड़े, एक रिलेशन चेक कर लेते, जिससे एक सॉल्व करोगे उसी से कंपेयर करके दूसरे का भी आंसर आ जाएगा, ओके। सो बच्चों अब चेक करते हैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है। वही रिलेशन होता है जो नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में होता है, सेम रिलेशन, ठीक है। अगर याद हो आपको तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता था, n इंटू मोलारिटी, n यहां पे क्या होता था, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर यहां पे चेक करोगे, लाइक अगर मोलारिटी गिवन है 0.2 m, ठीक है, ऑफ H2SO4, ठीक, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होती थी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, 2 क्यों, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, बेसिसिटी इसकी क्या होगी 2, तो वो वैलेंसी फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाता था 0.4 n नॉर्मल, ठीक है। तो जो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन है वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन है, देखिए क्या है। तो बच्चों जैसा रिलेशन इसमें है नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में, वही सेम रिलेशन देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस में है, राइट। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे आप लेते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl के, ठीक है, इक्वल ही होगा क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस होगा। अगर लेते हो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस MgCl2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लेते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस AlCl3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या है 3 है, ठीक है, तो 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो ये रिलेशन है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अगर एक ही क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट पूछते हैं तो आपको दोनों के लिए पूरा फॉर्मूला रख करके सॉल्व नहीं करना है। मोलर कंडक्टेंस निकालो, उसका रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से दिखा दो, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसा आपको इजी लगे, जैसी वैल्यू गिवन हो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख करके एक सॉल्व करो, दूसरे को उसके रिलेशन पे रख लो, ठीक है बच्चों। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है, वो इसका लास्ट पोर्शन है, वो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड सेक्शन का सबसे लास्ट पोर्शन देखने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उस पोर्शन को समझने से पहले इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन समझते हैं ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है कंडक्टेंस पे। ठीक है बच्चों, तो पहले समझो आप डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। आप इलेक्ट्रोलाइट को नॉर्मल डाइल्यूशन अगर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो आप सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो जब डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में तो आयनाइज होता है। ठीक है, आयनाइजेशन से ही जितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं वही आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो आयनाइजेशन बढ़ता है, और आयनाइजेशन अगर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो लाइक NaCl लिया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इजीली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो किसी भी डाइल्यूशन पे आयनाइज हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी किसी भी डाइल्यूशन पे मेजर करना इजी होता है, इजीली मेजर कर सकते हो। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इजीली आयनाइज नहीं होता है, उसका डाइल्यूशन क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो तो वो थोड़ा आयनाइज होता है। ठीक है, तो पार्शियली आयनाइज होता है, तो उसमें आयंस कम मिलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंडक्टिविटी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मेजर करनी है तो वो किसी भी डाइल्यूशन पे आप मेजर कर सकते हो, बट अगर वीक की मेजर करनी है तो आपको डाइल्यूशन इंक्रीज करना पड़ता है, और ये डाइल्यूशन इंक्रीज करते करते एक मैक्सिमम लिमिट होती है जहां के बाद से फिर चेंज नहीं होता है, उसके बाद से आयनाइजेशन रुक जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो किसी भी डाइल्यूशन पे करो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो आपको ले जाना होगा उसे कहां तक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। ठीक है, तभी उसकी थोड़ी कंडक्टिविटी आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, तो इसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया जिसको कोरलास लॉ कहते हैं। कोरलास साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ठीक है, कोरलास लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट की टोटल कंडक्टिविटी जो मेजर होती है उनमें आयंस की कंडक्टिविटी जितने भी आयंस है उनका सबका बराबर भाग होता है, बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर के एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मिलती है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट, मतलब आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हो केटायन और एनायन उसमें दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कोई भी ले सकते हो, ये होगा सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी एनायन एंड केटायन। ठीक है, इनके इक्वल होगा। ये लेना है आपको किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोरलास लॉ का बस इतना कहना था। ठीक है, जैसे सपोज की कंडक्टिविटी आपको लेनी है, मोलर कंडक्टिविटी आपको लेनी है CH3COOH की। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, केटायन एनायंस प्रेजेंट है। कौन सा केटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो कंडक्टिविटी CH3COO माइनस की होगी। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड कंडक्टिविटी किसकी होगी, H प्लस आयन की होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनकी कंडक्टिविटी को अगर आप ऐड कर लेते हो तो ये कंडक्टिविटी टोटल इलेक्ट्रोलाइट की होती है। ठीक है, तो मतलब जितने भी आयंस होंगे वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इनका कहना था। इन्होंने जो लॉ दिया था उसके कुछ एप्लीकेशंस थे, उन एप्लीकेशंस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखते हैं, एक एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। लॉ भी पूछा जाएगा तो आप लॉ 2 लाइन में डिफाइन कर दो, ये फॉर्मूला दे दो इनका। ठीक है, और एग्जांपल्स दे सकते हो, NaCl भी दे सकते हो, Na+Cl- आयन की कंडक्टिविटी। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देख लो आप, अगर आयनिक कंडक्टिविटी, बहुत रेयर होगा ऐसा कि आयनिक कंडक्टिविटी ना गिवन हो। ठीक है, अगर आयनिक कंडक्टिविटी गिवन ना हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन लेते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये इज इक्वल टू
फेराडेज नंबर, वैसे तो K से रिप्रेजेंट करते, K कांस्टेंट लेते, बट उसकी वैल्यू होती है फेराडेज नंबर के बराबर ही, तो हम यहाँ पे F ही लिख रहे हैं। ये होता है आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन अगर आप लेते हो तो फेराडेज नंबर इनटू आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि सबका क्या मतलब है। यहाँ पे लैम्डा ए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका क्या मतलब है? आयनिक कंडक्टिविटी है ये, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। और ये है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, ठीक है। अगर ये गिवन नहीं होगा तो आयनिक मोबिलिटी गिवन होगी ए एंड सी की, तो इसको कहते हैं आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। वेलोसिटी भी कह सकते हो, आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि इसकी जरूरत पड़े आपको, वैसे आयनिक कंडक्टिविटी ही गिवन होता है। अगर नहीं गिवन है तो आप मोबिलिटी को फेराडेज नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आयनिक कंडक्टिविटी केटायन एनायन की आ जाएगी। यहाँ रख लोगे तो मोलर कंडक्टिविटी या आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ हमने M लिखा है, EQ भी हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कोलरास लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। वही पोर्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। सो बच्चों देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं कोलरास लॉ के, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी गिवन हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द गिवन वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसा मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो डायरेक्टली कभी कभी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम क्वांटिटी आती है तो वो मेजर नहीं कर पाते हो, तो उसको कंपेयर कर लेते हैं किससे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। मतलब समझ में आया? नहीं आया तो चलो देखते हैं क्या मतलब है इसका, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है, कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किससे करनी है? फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे समझो, सपोज आपको कंडक्टिविटी गिवन है NaCl की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, कोई भी हो सकता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये गिवन है, सपोज इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है HCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है CH3COO Na की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये आपकी गिवन वैल्यू है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक। इसकी कंडक्टिविटी आपको गिवन है, ठीक है, वैल्यू गिवन होगी इसकी। आपसे पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनकी कंडक्टिविटीज गिवन है, बट आपसे पूछ रहे हैं इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू से इसकी कंडक्टिविटी कैसे आएगी तो चेक करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी में आपको किन किन आयंस की कंडक्टिविटी मिलते हैं वो चेक करना होगा, उन आयंस को लेकर के इसमें डालना होगा, ठीक है। तो देखो क्या मतलब है इसका, इसमें आपको कंडक्टिविटी मिलेगी Na+ आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, NCl- आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसमें किसकी कंडक्टिविटी होगी? H+ आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड Cl- आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसमें कंडक्टिविटी आपको किसकी मिलती है? CH3COO- की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड Na+ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको ऐसे इक्वेशन ब्रेक करके नहीं देंगे, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो पूछ रहे हैं आपसे उसमें आपको कंडक्टिविटी किसकी चाहिए? CH3COO- की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड H+ आयन की कंडक्टिविटी चाहिए। तो देखो अगर तुम्हें सिर्फ ये मिल जाए, इन दो आयंस की कंडक्टिविटी मिल जाए तो इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो इन दो आयंस को किससे लेना है? आपको इनसे लेना है, ठीक है। तो इनसे ये आयंस कहाँ मिल रहे हैं? तो देखो एसिटेट आयन आपको कहाँ मिला? थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। और H+ आयन आपको किस में मिल रहा है? सेकेंड इक्वेशन में, ठीक। तो अगर इन दो इक्वेशन को ऐड कर दे, ठीक है,
तो ये दोनों मिल जाएगा, लेकिन साथ में Na+ भी मिलेगा, ठीक है, इसकी भी कंडक्टिविटी होगी, फिर तो वो एक्यूरेट कंडक्टिविटी नहीं आएगा और इंक्रीज होकर के आएगी, जो कि इसकी नहीं होगी, ठीक है। साथ में आपको Cl- की भी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपको Na+ और Cl- आयन की एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी मिल रही है, जो नहीं चाहिए। तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करो, अगर फर्स्ट इक्वेशन को इससे माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या होगा, Na और Cl ये कैंसिल हो जाएगा, तो बची हुई कंडक्टिविटी किसकी बचेगी, आपको इसकी और H+ आयन की। समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली आपको क्या करना है, देखो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो सॉल्व तो ये बहुत इजीली फॉर्मूले में वैल्यू रख करके हो सकता है, बट आपको इनको दिखाने पे मार्क्स मिलेगा, ठीक है, कि आपने ब्रेक किया है, आयंस आपने चेक किया है, ठीक है। तो ये पूरा आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो फाइनली क्या हो रहा है कि इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को आपको ऐड करना है, ठीक है, और इससे माइनस कर देना है इक्वेशन फर्स्ट को, हो जाएगा काम, ठीक है। मतलब क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको एसिटिक एसिड की चाहिए तो आपको इसमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी HCl की और मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिटेट की, इनकी वैल्यू को ऐड कर लेना है और इससे माइनस कर लेना है क्या, मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, ठीक है। तो आपको वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, काम आपको वैल्यू में ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये वैल्यू पूछी जा रही है। बट अगर आप इसे ब्रेक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आयंस की रिक्वायरमेंट है, तो जो काम आप रिएक्शन में कर रहे हो वही काम आपको इनकी वैल्यू में करना है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, या मैंने वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी कंडक्टिविटी गिवन थी, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लो बच्चों, यहाँ पे अगर आयंस बढ़ते हैं, जैसे कहीं 2Cl है, ठीक है, और कहीं 1Cl है, तो 1Cl को 2Cl अगर आपको करना है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो गिवन होती है वो पर मोल की गिवन होती है, पर मोल ऑफ आयन की गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होता है, कंडक्टिविटी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी पर मोल की होती है। तो वो जैसे इक्वेशन है, यहाँ पे तो बैलेंस इक्वेशन थी, सब में इक्वल अमाउंट की जरूरत थी, कहीं पर ये होगा कि आपको 2 अमाउंट मिल रहा है बट चाहिए 1, ठीक है, तो क्या करोगे, उस 2 अमाउंट को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी में हो सकता है कि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े या 2 से डिवाइड करना पड़े या किसी भी नंबर से, ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे इस पे तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, फिर थर्ड देखेंगे। अब चेक करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन को, लास्ट लॉ का, ठीक है। वेरी सिंपल है बच्चों, सेकेंड एप्लीकेशन है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कह सकते हो कि कितना आयनाइज होगा, कितने परसेंट आयनाइज होगा टोटल से, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या यूज करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कंडक्टिविटी लेनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी भी हो सकता था, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, हो सकता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछ रहे हो, ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपसे पूछ रहे हो और ये दोनों वैल्यू गिवन हो आपको, ठीक है, किसी भी सॉल्ट का, के मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्ट इज एट इतने कॉन्सेंट्रेशन, इतने कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर मोलारिटी के टर्म में होगा, मोलर कंडक्टिविटी है तो कुछ m दिख रहा होगा, लाइक 0.2 m कॉन्सेंट्रेशन, इतने कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना, ठीक है। तो दोनों वैल्यू रख करके डिवाइड कर लिया, आगे आंसर, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होगा, तो वहां पे दोनों की वैल्यू गिवन होगी, ठीक। और क्या हो सकता है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो एनी कॉन्सेंट्रेशन पे गिवन हो सकता है, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डेसी मोलर सोल्यूशन इज इतना, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी डेसी मोलर सोल्यूशन कह रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं,
ठीक है। डेसीमोलर का मतलब क्या हुआ, m/10, m/10 का मतलब मोलारिटी क्या हो गई, 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट एट डेसीमोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इतना, जो भी वैल्यू बता रहे हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे वो वैल्यू गिवन है, वो कौन सी वैल्यू होगी, वो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन नहीं है, तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना पड़े, जैसा अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में दे रखा था। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की गिवन हो, उससे आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी पड़े, उसके बाद से यहां रखना पड़े, वो टोटल कैलकुलेशन करना पड़ सकता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी किया तो, ठीक है। एक कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी, दूसरी कंडक्टिविटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये सॉल्व करने का तरीका दो हो गया, या तो आयनिक कंडक्टिविटी गिवन हो, आप ऐड कर दो, आ जाएगा, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की गिवन होगी, उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालो, फिर यहां रखो, ये हो सकता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो वो सॉल्व करके यहां रख दिया, ये गिवन है, सॉल्व हो गया। हो सकता है कि कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के गिवन हो और ये सॉल्व करना पड़े, तो एनी कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जैसे मोलर कंडक्टिविटी है 1000 इंटू कप्पा, ठीक है, अपॉन मोलारिटी, हो सकता है कप्पा गिवन हो, मोलारिटी गिवन हो, ठीक है। तो एनी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलारिटी निकाल, मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। हो सकता है कि कप्पा भी गिवन, जैसा भी पूछ सकते हैं, मतलब जितना लेंदी करना हो, कप्पा सॉल्व करो फिर ये सॉल्व करो फिर ये, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पे कि कितना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं या कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, कितना लेंदी करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंडक्टिविटी होती है, ये एनी कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनकी आयनिक कंडक्टिविटी को हम लोग को लेना पड़ता है उससे ऐड करके। तो ये हो सकता है ये सॉल्व करना पड़ सकता है, या ये सॉल्व करना पड़ सकता है, या दोनों भी सॉल्व करना पड़ सकता है अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन दिया तो, ठीक है। तो बच्चों ये सेकेंड एप्लीकेशन था, ठीक है, तो सिंपली आपका ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, इसका लास्ट एप्लीकेशन, और ये पोर्शन आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। ओके बच्चों, थर्ड लास्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं कि क्या इसमें कैलकुलेट करना है। आपको इसमें कैलकुलेट करना होता है, थर्ड एप्लीकेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएट किसे कर रहे हो डिपेंड करेगा, एसिड को डिसोसिएट कर रहे हो या बेस को डिसोसिएट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट हो सकता है। लाइक देखो एग्जांपल से समझो, जैसे सपोज हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, इसको डिसोसिएट किया, तो CH3COO माइनस एंड H+N पार्शली आयनाइज होगा ना, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। तो अगर केमिकली इक्विलिब्रियम याद हो आप लोग को, 11th का चैप्टर है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C लेते थे, इनिशियली प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, या आफ्टर डिसोसिएशन ये होता था C अल्फा एंड C अल्फा, ये C माइनस C अल्फा लेते थे, जिसमें C कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा होता था, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये एसिड है तो Ka, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक। ये इज इक्वल टू क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या, CH3COO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+Ion अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। इसकी जगह वैल्यू रखते हो अगर आप, तो ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C 1 माइनस अल्फा हो गया, C कैंसिल हो गया, ये हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब देखो इससे पहले हम लोगों ने अल्फा सॉल्व किया है, ठीक है, तो अल्फा की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो, ठीक। अल्फा क्या था, अल्फा था हमारा डिसोसिएशन, चाहे इक्विवेलेंट लो या मोलर लो, एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, सपोज इक्विवेलेंट लिया, ठीक, तो अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो K इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा C, अल्फा की जगह आप क्या रखोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की पावर 2, अल्फा स्क्वायर है ना, ठीक है, अपॉन
1 माइनस एल्फा, एल्फा की जगह फिर आप ये रख लोगे एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि ये वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो 1 माइनस एल्फा को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो सॉल्व करते समय, ये ध्यान रखना। सीबीएसई बोर्ड है, कैलकुलेटर मिलना नहीं है, इसलिए आप ये कर सकते हो। अगर डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है तो 1 माइनस एल्फा को नेग्लेक्ट करके आप सॉल्व कर लो, ये वैल्यू रख करके। ठीक है, तो ये फाइनली इसका एप्लीकेशन था, लास्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पोर्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पोर्शन हम लोगों ने देखा था फेराडेज लॉ का, सेकेंड पोर्शन हम लोगों ने देखा कंडक्टेंस का। ठीक है, और अब थर्ड पोर्शन इसका देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अब इसके आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिससे जितने फॉर्मूले हमने बताए हैं उन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी आपका थोड़ा थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इनके जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे और इससे पहले कंडक्टेंस के जो फॉर्मूले देखे उन पे सब पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जिससे आपको इन जितने भी फॉर्मूले बताए इनका सबका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।